अनुक्त काल योग में निधन लिख दिए थे ना। जी, 5वें वर्ष में अरिष्ट योग का हेडिंग था। 5वें वर्ष में तो कई ठो हो गया है, छोड़िए 5वें 7वें 12वें 12 13 ठो छोड़ रहा हूँ, बहुत सारा योग है। ठीक है। जी। दुर्मुहूर्त में अरिष्ट योग लिखिए, दुर्मुहूर्त में अरिष्ट योग। लिखिए, यदि जातक के जन्म समय से यदि जातक के जन्म समय से प्रथम में केतु का उदय हो, प्रथम में केतु का उदय हो, पीछे उल्कादि व वायु का निर्घात, पीछे उल्कादि व आयु का निर्घात मतलब आंधी, वायु का निर्घात मतलब आंधी हो व निर्घात हो एवं रौद्र व शार्प मुहूर्त में, रौद्र व शार्प मुहूर्त में जन्म हो तो रौद्र व शार्प मुहूर्त में जन्म हो तो भी जातक का मरण होता है, तो भी जातक का मरण होता है। लिखिए, अल्प समय में अरिष्ट योग, अल्प समय में अरिष्ट योग। यदि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रहों से युत हो, यदि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रहों से युत हो और राहु से दृष्ट हो तो, यदि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रहों से युत हो और राहु से दृष्ट हो तो बिना कारण अल्प समय में जातक का निधन होता है, बिना कारण जातक का अल्प समय में निधन होता है।
लिखिए प्रत्येक राशि में चंद्रकृत अरिष्ट योग। प्रत्येक राशि में चंद्रकृत अरिष्ट योग। चिदानंद इतना लेट नहीं चलेगा, कल से टाइम से जुड़ा करिए। गुरुजी नेटवर्क मेरे फोन में नहीं था, लिंक खुल नहीं रहा था। यदि जन्मकालीन चंद्रमा कुंभ राशि के यदि जन्मकालीन चंद्रमा कुंभ राशि के 21 अंश में हो, यदि जन्मकालीन चंद्रमा कुंभ राशि के 21 अंश में हो, या सिंह में 5वें अंश में हो, या सिंह में 5वें अंश में हो, या वृष के 9वें अंश में हो, या वृष के 9वें अंश में हो तो मरण कारक करता है, यदि क्षीण चंद्रमा पापक ग्रहों से युत हो, कहाँ चले गए, यदि जन्मकालीन चंद्रमा कुंभ राशि के 21वें अंश में हो, या सिंह के 5वें अंश में हो, या वृष के 9वें अंश में हो तो मरण करता है। वृश्चिक राशि के 23वें अंश में मेष के अष्टम अंश में कर्क के 22वें अंश में चंद्रमा हो तो निधन कारक होता है। कन्या राशि के प्रथमांश में धनु के 18वें अंश में चंद्रमा हो तो मरण कारक योग होता है। फिर से दोहराएं एक बार। कन्या राशि के प्रथमांश में धनु के 18वें अंश में चंद्रमा हो तो मरण कारक योग होता है। अगला लिखिए कथित अंशों में निधन समय का विचार।
जो अभी अंश बताए गए हैं उसमें निधन कब तक होगा उसका विचार। तो कथित अंशों में निधन समय का विचार। कथित अंशों में निधन समय का विचार। जन्मकालीन समय में चंद्रमा जिस राशि में जन्मकालीन समय में चंद्रमा जिस राशि में जितने अंश में जिस राशि में जितने अंश में मरण कारक कहा गया है, जन्मकालीन समय में चंद्रमा जिस राशि में जितने अंशों में मरण कारक कहा गया है, जन्मकालीन समय में चंद्रमा जिस राशि में जितने अंशों में मरण कारक कहा गया है, उतने ही वर्षों में यमराज द्वारा रक्षित होने पर भी उस जातक का निधन होता है। उतने ही वर्षों में यमराज द्वारा रक्षित हो भी उस जातक का निधन होता है। बोलिए विवेक जी। गुरुजी आपने इसमें तुला, मिथुन और मकर का नहीं बताया है। जितना था उतना लिखवाया, जितना रहना चाहिए। जी गुरुजी। यहाँ जिन अरिष्टों का वर्णन किया गया है, यहाँ जिन अरिष्टों का वर्णन किया गया है, उन अरिष्टों में सबका निधन नहीं होता। यहाँ जिन अरिष्टों का वर्णन किया गया है, उन अरिष्टों में सबका निधन नहीं होता। किंतु अरिष्ट भंग योग होने पर किंतु अरिष्ट भंग योग होने पर किंतु अरिष्ट भंग योग होने पर इन योगों में भी जातक का जीवन होता है। इन योगों में भी जातक का जीवन होता है। गुरुजी वही लास्ट लाइन रिपीट करेंगे प्लीज। यहाँ जिन अरिष्टों का वर्णन किया गया है, उन अरिष्टों में सबका निधन नहीं होता, किंतु अरिष्ट भंग योग होने पर इन योगों में भी जातक का जीवन होता है। किंतु अरिष्ट भंग योग होने पर किंतु अरिष्ट भंग योग होने पर इन योगों में भी जातक का जीवन होता है।
प्रत्येक राशि में जिन जिन अंशों में प्रत्येक राशि में जिन जिन अंशों में चंद्रकृत अरिष्ट कहा है, प्रत्येक राशि में जिन जिन अंशों में चंद्रकृत अरिष्ट कहा है, जिन जिन अंशों में चंद्रकृत अरिष्ट कहा है, वहाँ अनुपात द्वारा समय क्या ज्ञान करके ही अरिष्ट कहना चाहिए। वहाँ अनुपात द्वारा समय का ज्ञान करके ही अरिष्ट कहना चाहिए। अनुपात का मतलब कितने राशि, कितने अंश, कितने कला, कितने विकला, पर उस समय है, उसी राशि, उसी अंश, उसी कला पर आने के बाद में, कितने अंश में आने के बाद में वह अरिष्ट होगा। आगे लिखिए, क्योंकि चंद्रमा अंश कलादि से युक्त होता है। चंद्रमा अंश कलादि से युक्त होता है। क्योंकि चंद्रमा अंश कलादि से युक्त होता है। यथा मेष के अष्टम अंश में चंद्रमा अरिष्ट कारक होता है। यथा मेष के अष्टम अंश में चंद्रमा अरिष्ट कारक होता है। कुंडली में यदि जीरो राशि 7 अंश 10 कला 2 विकला, जीरो राशि 7 अंश 10 कला 2 विकला, जीरो राशि 7 अंश 10 कला 2 विकला चंद्रमा है, तो मेष के अष्टम अंश में कला भी कला एक बार रिपीट कर दियो सर। जीरो राशि यह कुंडली में यदि जीरो राशि 7 अंश 10 कला 2 विकला, 7 0 7 10 2 0 7 10 2 चंद्रमा है, तो मेष के अष्टम अंश में होने से अष्टम वर्ष में अरिष्ट कारक हुआ।
मेष के अष्टम अंश में होने से अष्टम वर्ष में अरिष्ट कारक हुआ। आगे लिखिए, अष्टम वर्ष में कब मरण होगा? यह अनुपात द्वारा अष्टम वर्ष में कब मरण होगा, यह अनुपात द्वारा जानकर फलादेश कहना चाहिए। अष्टम वर्ष में कब मरण होगा, यह अनुपात द्वारा जानकर फलादेश करना चाहिए। अगली हेडिंग लिखिए, गुरुवश निधन वर्ष का विचार। गुरुवश निधन वर्ष का विचार। गुरुवश निधन वर्ष का विचार लिखिए, इस प्रकार प्रयत्न से जातक के राशि, इस प्रकार प्रयत्न से, इस प्रकार प्रयत्न से जातक के राशि इस प्रकार प्रयत्न से जातक के राशि, स्थान अथवा केंद्र स्थान, राशि स्थान अथवा केंद्र स्थान, राशि स्थान अथवा केंद्र स्थान का विचार करके अरिष्ट कहना चाहिए। राशि स्थान अथवा केंद्र स्थान का विचार करके अरिष्ट कहना चाहिए। गुरु जातक का जीवन है, इसलिए बृहस्पति की स्थिति, गुरु जातक का जीवन है, इसलिए बृहस्पति की स्थिति वश, गुरु जातक का जीवन है, इसलिए बृहस्पति की स्थिति वश मृत्यु का विचार करना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति के बाद बृहस्पति की स्थिति वश मृत्यु का विचार करना चाहिए। स्थिति वश मृत्यु का विचार करना चाहिए।
लिखिए 3 4 5 7। यदि गुरु 3 4 5 7 9। यदि गुरु 3 4 5 7 9 10 11 1। भाव में हो तो 3 4 5 7 9 10 11। एक भाव में हो तो क्रम से मतलब 3 के नीचे 4 के नीचे 5 के नीचे ऐसे लिखते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। 3 के नीचे 5, 4 के नीचे 10, 5 के नीचे 46, 21, 7 के नीचे 100 या 30, 100 या 30। 9 के नीचे 40, 9 के नीचे 40, 10 के नीचे 60, 10 के नीचे 60, 11 के नीचे 30, या 50। फिर से देखिए, छूटा है शायद एक ठो। 3 के नीचे 5, 4 के नीचे 10, 7 के नीचे 46, 9 के नीचे 21। गुरुजी 3 के बाद तो 5 था ना? 3 के नीचे अरे 5। नहीं, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 था, आप 7 पे आ गए डायरेक्ट। हाँ, तो 3 के नीचे 5 पे नहीं, वो 3 के नीचे 5 बोल रहा हूँ। हाँ वो ठीक है। 4 के नीचे फिर आपने कहा 10, फिर आप हाँ, सीधा 7 के नीचे 46 बोल रहे हैं, जबकि पहले आपने 5 5 के नीचे 46, हाँ 7 के नीचे 21। गुरु जी फिर से एक बार बता दिए, पुराना काट रहे हैं। क्या हुआ? बोलिया गाजी हो गई तो फिर से बता दिए, फ्रेश नोट कर दे रहे। 3 के नीचे 5, 4 के नीचे 10, 5 के नीचे 46, 7 के नीचे 21, 9 के नीचे 100 या 30, 10 के नीचे 40, 11 के नीचे 60, 1 के नीचे 30 या 50। 1 के नीचे 30 या 50 वर्ष तक जातक का जीवन होता है। मतलब अब इसको समझिए कि तीसरे भाव में अगर गुरु हैं तो 5 वर्ष, चौथे में है तो 10 वर्ष, 5वें में है तो 46 वर्ष, 7वें में है तो 21 वर्ष, 9वें में है तो 100 वर्ष या 30 वर्ष, 10वें में है तो 40 वर्ष, 11वें में है तो 60 वर्ष।
और मेष में एक पहले भाव में है तो 30 वर्ष या 50 वर्ष जातक का जीवन होता है। ये तो ऐसे है। अब इसमें अन्य ग्रहों की स्थिति जुड़ती है। मान लीजिए उनके साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह जोड़ा जाता है। किसी की दृष्टि है ग्रह की, वह जोड़ा जाता है। अष्टम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है या अष्टमेश जो ग्रह है उसकी स्थिति जोड़ी जाती है। तब इसमें जोड़ करके वह बताया जाता है कितने वर्ष के हैं, कितनी वर्ष हो सकती है। ठीक है, यह स्वतंत्र गुरु के लिए लिखवाया गया है। समझ में आया? जी गुरुजी। अगला लिखिए, राजकुलोत्पन्न राज योग व निम्न कुलोत्पन्न राजयोग एवं धन योग। राजकुलोत्पन्न राजयोग व निम्न कुलोत्पन्न राजयोग एवं धन योग। राजकुलोत्पन्न राजयोग व निम्न कुलोत्पन्न राजयोग एवं धन योग। यदि जन्म समय में 3 या 4 ग्रह, यदि जन्म समय में 3 या 4 ग्रह यदि हो तो 3 या 4 ग्रह यदि हो तो यदि जन्म समय में 3 या 4 ग्रह यदि हो तो अपने उच्च या मूल त्रिकोण में बली हो तो, अपने उच्च या मूल त्रिकोण में बली हो तो अपने उच्च या मूल त्रिकोण में बली हो तो अपने उच्च या मूल त्रिकोण में बली हो तो राजवंश में उत्पन्न मनुष्य अवश्य राजा होता है। नहीं तो राहुल गांधी उत्पन्न मनुष्य के पास राजवंश में उत्पन्न मनुष्य अवश्य राजा होता है। तथा 5 या 6 ग्रह यदि उच्च अथवा मूल त्रिकोण में हो तो 5 या 6 ग्रह यदि उच्च अथवा मूल त्रिकोण में हो तो 5 या 6 ग्रह यदि उच्च अथवा मूल त्रिकोण में हो तो दरिद्र कुलोत्पन्न भी राजा होता है।
दरिद्र कुलोत्पन्न भी राजा होता है। दरिद्र कुलोत्पन्न भी राजा होता है। यदि दो या एक ग्रह उच्चस्थ हो तो, यदि दो या एक ग्रह उच्चस्थ हो तो धनवान होता है, परंतु राजा नहीं होता। यदि दो या एक ग्रह उच्चस्थ हो तो धनवान होता है, परंतु राजा नहीं होता। हो गया? जी गुरुजी। जी गुरुदेव हो गया। एक और लिख लीजिए। क्रूर कर्म व सत्कृत राजयोग। क्रूर कर्म व सत्कृत राजयोग। क्रूर कर्म व सत्कृत राजयोग। यदि गुरु जी केवल पापक। जी, संस्कृत क्या होता है गुरु जी? अच्छा कर्म। सत्कृत मतलब अच्छा कर्म। ठीक है। जी। यदि केवल पापक ग्रह उच्च में हो तो क्रूर कर्मा राजा होता है। यदि केवल पापक ग्रह उच्च में हो तो क्रूर कर्मा राजा होता है। ऐसा यवनाचार्य का मत है। ऐसा यवनाचार्य का मत है। परंतु पापक ग्रह से राजयोग में उत्पन्न, परंतु पापक ग्रहों से राजयोग में उत्पन्न परंतु पापक ग्रहों से राजयोग में उत्पन्न पुरुष राजा नहीं होता। पापक ग्रहों से राजयोग में उत्पन्न पुरुष राजा नहीं होता, किंतु राजा द्वारा सत्कृत होता है। राजा द्वारा सत्कृत होता है अर्थात मंत्री आदि होता है।
किंतु राजा द्वारा सत्कृत होता है अर्थात मंत्री आदि होता है। अगली हेडिंग लिख लीजिए, नीच कुल में उत्पन्न होने वाले राजयोग। नीच कुल में उत्पन्न होने वाले राजयोग, जैसे बचपन में बहुत कमजोर परिवार में उत्पन्न हुए, बाद में राजा बन गए। जिन योगों में दरिद्र कुलोत्पन्न भी राजा होता है, जिन योगों में दरिद्र कुलोत्पन्न भी राजा होता है, उन राजयोगों को शास्त्र के अनुसार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। जिन योगों में दरिद्र कुलोत्पन्न भी राजा होता है, उन राजयोगों को शास्त्र के अनुसार यहाँ प्रस्तुत करते हैं। नीच कुलोत्पन्न राजयोगों के 32 प्रकार होते हैं। नीच कुलोत्पन्न राजयोगों के 32 प्रकार हैं। हेडिंग है ये, ठीक है। नीच कुलोत्पन्न राजयोगों के 32 प्रकार। नीच कुलोत्पन्न राजयोगों के 32 प्रकार, ये कल से लिखवाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए रीमा जी।